हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके 11th साइकोलॉजी का 5वां क्लास है एंड आई होप नहीं, ये आपका लास्ट ही क्लास है। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस विलब चैनल विलब एकेडमी। ये तो मैं बोलना ही भूल गई। ओके, सो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ अवेल करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो और साथ में आप एनसीईआरटी में अपने मार्क भी कर सकते हो। साथ साथ जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे वैसे आप कर सकते हो। तो इसके पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया देखा था, फिर हमने देखा था साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं। तो आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का जो दूसरे ब्रांच नहीं, दूसरे जो फील्ड है, दूसरे डोमेन है, दूसरे डिसिप्लिन्स हैं, उनके साथ साइकोलॉजी का क्या रिश्ता है, साइकोलॉजी कैसे उनकी मदद करती है, वो सब हम देखेंगे मतलब अदर डिसिप्लिन में साइकोलॉजी का क्या यूज़ है वो हम देखेंगे। ओके, सो एनी डिसिप्लिन विच डील्स विथ पीपल, सिंपल सी बात है, कोई सा भी डिसिप्लिन हो वहाँ पे अगर लोगों से डील करना आता है तो वहाँ पे अपना प्यारा सा साइकोलॉजी आएगा ही आएगा। वो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज द रेलिवेंस ऑफ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। वहाँ पे साइकोलॉजी के नॉलेज को वो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे ही करेंगे। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्नोलेज द रेलिवेंस ऑफ अदर डिसिप्लिन इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। और वैसे ही हम साइकोलॉजी के जो लोग हैं, जो साइकोलॉजी वाले बंदे हैं, हम भी अपने डिसिप्लिन में लोगों की बिहेवियर को स्टडी करने में दूसरे डिसिप्लिन की जो रेलिवेंस है उसको भी हम एक्नोलेज करते हैं। हम भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। ओके, तो यहाँ पे एक बड़ा सा एक फिगर आता है जो कि दिखाता है साइकोलॉजी का दूसरे ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है। इसको थोड़ा मैं छोटा अगर करूँगी, हाँ अब पूरा आ रहा है। तो ये हम देख सकते हो बीच में है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी किस किस ब्रांचेस के साथ जुड़ा है, सबसे पहला तो आप देखो एजुकेशन देखो, फिर आता है इकोनॉमिक्स, फिर म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, फिर लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, मेडिसिन और साइकेट्री, कंप्यूटर साइंस, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे हैं जो जो ब्रांचेस के साथ, जो जो डिसिप्लिन के साथ साइकोलॉजी अपनी जुड़ी हुई है। साइकोलॉजी इज कनेक्टेड, या फिर हम कहेंगे उनको साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज उनमें यूज़ किया जाता है। ओके, अब वो क्या क्या है हम एक एक करके देख लेते थोड़ा थोड़ा, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, लास्ट टॉपिक, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। अब हमने साइकोलॉजी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारा देख लिया, अब अपने लाइफ में क्या उसका रेलेवेंस है, क्या यूज़ है, वो भी तो देखना है। ओके, इतना ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो सबसे पहला हम फिलोसॉफी में आते हैं। तो अब फिलोसॉफी से ही तो साइकोलॉजी आया, अगर हमने पहले पढ़ा होगा, आपने तो देखा होगा। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द माइंड और हाउ डू ह्यूमंस come to know their motivation and emotion were concern of philosopher। तो फिलोसोफर का कंसर्न ये था कि लोग अपने मोटिवेशन क्या है उनका, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर उनके इमोशंस क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में पता कैसे लगा रहे हैं, इसके बारे में वो लोग मतलब जान कैसे रहे हैं, या फिर उनका दिमाग काम कैसे कर रहा है, वो सबसे पहला या फिर वही सबसे बड़ा कंसर्न था किनका, फिलोसोफर्स का था। In the later part of the 19th century, Und and other psychologists adopted the experimental approach to see these questions and contemporary psychology emerged। तो 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते उंड थे और भी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को एडॉप्ट करा इन सारे सवालों को जवाब ढूंढने के लिए, और वहीं से अपना जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो एमर्ज हुआ। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी और अपना फिलोसफी जो है वो रिलेटेड है। ओके, फिर है मेडिसिन। सो डॉक्टर्स हैव रियलाइज दैट हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड। ये तो सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहेगा। सो द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन हेल्थ hazardous बिहेवियर एंड adhering टू द prescribed डॉक्टर्स regimen आर some of the important areas where the two discipline have come together। तो मेडिसिन और साइकोलॉजी कैसे आपस में आया, तो सबसे पहले हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहेगा। तो इसीलिए अगर बॉडी हेल्दी रखनी है तो माइंड को हेल्दी रखना ज़रूरी है, और अगर माइंड को हेल्दी रखनी है तो बॉडी को भी हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए एक दूसरे से ये लोग इंटरडिपेंडेंट है, और साथ में लोगों का
हेल्थ हजार्डस बिहेवियर मतलब बहुत ही हेल्थ ख़राब होने वाले बिहेवियर से उनको प्रिवेंट करके रखना साइकोलॉजी का काम है। और साथ में डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रूल्स होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उनको फॉलो करने का भी जो एक मोटिवेशन या फिर इंटेंशन सेट करना, वो भी साइकोलॉजी के द्वारा हो जाता है। तो इसी वजह से ये दो जो डिसिप्लिन है वो आपस में रिलेटेड है। ओके, फिर है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। ये तो थोड़ा बड़ा करके लिखा है अच्छे से। ओके, तो साइकोलॉजी हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट ए ग्रेट डील टू द स्टडी ऑफ माइक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, particularly in understanding consumer behavior, savings behavior and decision making। तो साइकोलॉजी का इकोनॉमिक्स में क्या पार्ट है, मतलब क्या रेलिवेंस है? तो साइकोलॉजी के थ्रू ही जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी जो कंज्यूमर है उनके बिहेवियर को समझते हैं, वो लोग सेव कैसे करते हैं, उनकी सेविंग बिहेवियर को, और उनका डिसीजन मेकिंग का जो सिनारियो है, जो पैटर्न है, वो उन्होंने समझा है साइकोलॉजी के थ्रू। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी आपस में रिलेटेड है, भाई भाई है। ओके, फिर है स्कॉलर्स हु हैव वर्कड ऑन सच प्रॉब्लम्स हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो कुछ स्कॉलर्स है जिन्होंने इस विषय पर काम करके उनको नोबेल प्राइज़ में मिला है, जिनमें से एच सीमन है, डी कहनमैन है और फिर टी स्केलिंग है। 3 लोग हैं इम्पॉर्टेंट। ये लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का जो मतलब साइकोलॉजी की यूज़ करके इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स है इसके ऊपर काम करा, और इनको नोबेल प्राइज़ में बाद में जाके मिला। तो हमने इकोनॉमिक्स का देख लिया, अब हम देख लेते हैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का क्या रिलेवेंस है, सोशियोलॉजी में क्या रिलेवेंस है। तो political science too draws considerably from psychology, particularly in understanding issues related to the exercise of power and authority, nature of political conflicts and their resolution and voting behavior। तो लोगों का पावर को लेके एक्सरसाइज, मतलब पावर और अथॉरिटी को लेके जो भी इश्यूज आता है, अब पॉलिटिक्स तो लोगों से बना है, तो लोगों में जो जो इश्यूज आता है, अब लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी तो वहाँ पे आएगा ही। तो सिंपल सी बात है, लोगों का जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स आता है उसको कैसे मतलब रिजॉल्व करना, उसको देखते हैं साइकोलॉजी के थ्रू। और लोगों का वोटिंग बिहेवियर कैसा है, मतलब लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, उनसे ज़्यादा वोट कैसे लाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कम टुगेदर टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद देयर डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो अपना जो सोसाइटी है या फिर अपना जो कल्चर है उसके बेसिस पे लोगों के बिहेवियर का क्या इन्फ्लुएंस है, उस कंटेक्स्ट में जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें बतानी होती है वो हमारे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी अपना भाई भाई मिलके बताते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द एफर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ बिन मिमिकिंग द ह्यूमन माइंड। तो शुरुआत से कंप्यूटर साइंस का यही एक ही मकसद था कि वो ह्यूमन माइंड को मिमिक करे, मतलब कॉपी करे। ओके, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड engineers आर सीकिंग टू मेक computers नॉट ओनली मोर एंड मोर इंटेलिजेंट बट ऑल्सो मशीन विच कैन सेंस एंड फील। तो मशीन्स को वो लोग ऐसे बनाना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन वो सेंस भी करे चीज़ों को, फील भी करे इमोशंस को और भी चीज़ों को। तो अगर इस चीज़ को डालना है तो उनमें साइकोलॉजी का नॉलेज भी उनको डालना होगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी रिलेटेड है। ओके, फिर है लॉ और क्रिमिनोलॉजी। अब लॉ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्किल्ड लॉयर एंड ए क्रिमिनोलॉजिस्ट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन आंसरिंग ट्रिकी क्वेश्चंस। जो भी कोई क्रिमिनोलॉजिस्ट होगा या फिर कोई लॉयर होगा उसको अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़्यादा हद तक होनी चाहिए, क्योंकि उसके सामने बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आता हैं। तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए उसको चाहिए साइकोलॉजी की नॉलेज। जैसे कि व्हाट आर द डिपेंडेबल साइंस ऑफ गिल्ट एंड फॉल्सहुड। तो आपको गिल्ट होने का क्या क्या साइन दिख रहा है, चीज़ों को गलत होने का कैसे कैसे साइन आपको दिख रहा है, या फिर व्हाट फैक्टर्स आर हेल्ड इम्पॉर्टेंट इन होल्डिंग ए कल्प्रिट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शन। किस एक्शन के बेसिस पे हम इसको कल्प्रिट ठहरा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर आप लोग जो कोर्ट रूम ड्रामा देखते हो ना, कोर्ट रूम ड्रामा, उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से लोगों को माइंड को
मैनिपुलेट करके उसको आंसर करना होता है, तो उस जगह पे उनको लॉयर को साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए, एंड दैट्स हाउ इट इज़ रिलेटेड। ओके, फिर है मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन तो आप जानते ही हो, सब कोई देखता है, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब कोई कम्युनिकेशन मीडिया से जुड़ा हुआ है। टीवी सब कोई देख रहा है, मोबाइल सब कोई चला रहे हैं, न्यूज़पेपर भी सब कोई पढ़ रहा है। तो वहाँ पे अगर लोगों को लोगों के मन में जो एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, लोगों के अगर दिमाग से आप कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहते हो, दिमाग के साथ खेलना चाहते हो, उनकी एक परसेप्शन अपना बनाना चाहते हो, किसी के बारे में अच्छा किसी के बारे में बुरा, तो आपको साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए कि नहीं। सो द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली and their behavior is a domain where both discipline come together. Psychology also help in developing strategy for better and effective communication. तो आप लोगों के दिमाग तक पहुंचने के लिए आपको जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो तरीका चाहिए, उसको अगर आप डेवलप करना चाहते हो मास मीडिया में, उसके लिए आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत है। फिर है म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। तो साइंटिस्ट हैव मेड यूज़ ऑफ म्यूजिक इन रेजिंग वर्क परफॉर्मेंस। गाने सुनते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, मूड अच्छा होता है, तो ये भी साइकोलॉजी हुआ। सो म्यूज़िक एंड इमोशन इज़ अनदर एरिया इन विच नंबर ऑफ स्टडीज़ हैज़ बीन कैरीड आउट। तो हमारा जो इमोशन और म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक के साथ साथ हमारा इमोशन बदल जाता है। अगर रॉक म्यूज़िक चला दो तो हम झूमने लगते हैं एकदम से, डीजे म्यूज़िक बजा दो तो वो, उसी जगह पे अगर क्लासिकल चला दो तो हम थोड़ा पोइटिक हो जाते हैं, थोड़ा रोमांटिक म्यूज़िक चला दो तो वैसे ख्वाबों में खो जाते हैं, तो सैड सॉन्ग चला दे तो दुख भरी दस्ता अपना याद आता है, दुख भरी दस्ता, तो दास्ता दस्ता नहीं दास्ता, दुख भरी दास्ता, तो वही सब है। तो यहाँ पे एक और टर्म आता है म्यूज़िक थेरेपी, आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो अलग अलग रागास है, जो म्यूज़िक के जो रागास है उनको यूज़ करके फिजिकल एलिमेंट्स को क्योर कर सकते हैं, मतलब फिजिकली इलनेस को भी म्यूज़िक के थ्रू हम क्योर कर सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे है कि एन आर्किटेक्ट मस्ट सेटिस्फाइड हिज और हर क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग मेंटल एंड फिजिकल स्पेस थ्रू हर डिज़ाइन एंड सेटिस्फाई एस्थेटिकली। तो अगर आप अपने किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहते हो, जो भी आर्किटेक्चर है, जो घर को डिज़ाइन करते हैं, अपना अपना जो फिज़िकल स्पेस है, तो फिज़िकल स्पेस से बहुत हद तक मेंटल स्पेस जो है हमारा वो इन्फ्लुएंस होता रहता है। मतलब वही है कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हमने देखा है कि हमारा एनवायरनमेंट जैसा है उसी के हिसाब से हमारा मेंटल स्टेट हो जाता है ना। तो आप अगर घर को अपना फिजिकल जो स्पेस है उसको अगर वैसे एस्थेटिकली डिज़ाइन करोगे जिससे कि क्लाइंट सेटिस्फाइड है, उससे उसका मेंटली भी वो सेटिस्फाइड होगा, तो इसके लिए आपको साइकोलॉजी की नॉलेज आना ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी हेल्प्स इन ए बिग वे इन डिज़ाइनिंग ऑफ ऑल मैकेनिकल डिवाइसेस एंड डिस्प्ले। और जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस होती है उनकी जो डिस्प्ले वगैरह होती है वो कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर काम करता है साइकोलॉजी की नॉलेज। और इसी तरीके से ये दो फील्ड जो है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ तक हमने देख लिया साइकोलॉजी के दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। हमारे खुद की लाइफ में साइकोलॉजी का क्या रिलेवेंस है। ओके, साइकोलॉजी इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट that satisfied some of the curiosities। साइकोलॉजी सिर्फ अपनी क्यूरियसिटीज को सेटिस्फाइड नहीं करता है, बट also human mind, but it is also a subject that can offer solution to a variety of problems नहीं problems। ओके, तो साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है जो कि अपनी क्यूरियसिटी को मतलब सेटिस्फाइड करे, बट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी देता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये रेंज करता है पर्सनल प्रॉब्लम से लेके एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, वुमेन डेवलपमेंट, इंटरग्रुप रिलेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब अपने पर्सनल प्रॉब्लम से लेके कुछ भी प्रॉब्लम हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सोशल जस्टिस के रिलेटेड हो, ह्यूमन डेवलपमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, सब कुछ में ये हेल्प करता है। A psychological analysis of these problems that help in having a deeper understanding of these problems, also in finding their effective solution।
तो अगर हमें साइकोलॉजी के एनालाइज करते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को, तब हम उस प्रॉब्लम को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इससे हम उसके बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ओके, अब मीडिया ने क्या करा है, मीडिया हैज़ प्लेड ए वाइटल रोल इन रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ साइकोलॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मीडिया ने साइकोलॉजी की पोटेंशियल को बहुत हद तक यूज़ करा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे? जैसे कि काउंसलर्स एंड थेरापिस्ट इन टेलीविजन सजेस्टिंग सॉल्यूशन टू ए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स related to children, adults and the elderly people are also analyzing vital social problems। अच्छा, इसको हम अलग से देखते हैं। यहाँ तक है कि जो एडल्ट्स है, एडोलिसेंट्स है, जो बच्चे हैं, उन सब को क्या क्या प्रॉब्लम आता है एजुकेशन में या फिर अपने डेली लाइफ में, उन सब के बारे में काउंसलर्स है, थेरापिस्ट है, जो टीवी पर आता है एडवाइस करते हैं, वो भी साइकोलॉजी पार्ट है। और साथ में आपने एल्डरली पीपल जो है, जो थोड़े बड़े लोग हैं, वो लोग बहुत सारे सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं, जैसे कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, पॉपुलेशन पॉवर्टी, इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप वायलेंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सब के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। तो वो भी किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू, जो कि ग्रुप डिस्कशन होता है, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में, तो वो होता है। तो उस पर भी वो जो डिस्कस करते हैं, वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। मतलब जहाँ पे लोग एक दूसरे से लोग कनेक्टेड है ना, वहीं पे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आएगा। ओके, अब साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन डाइवर्स सेटिंग्स सच एज स्कूल्स, साइकोलॉजिस्ट स्कूल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, प्रिजन्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड इन प्राइवेट प्रैक्टिस एज कंसल्टेंट हेल्पिंग पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर रिस्पेक्टिव सेटिंग्स। तो साइकोलॉजिस्ट बहुत जगह पे काम करते हैं, मतलब हर जगह पे वो लोग काम करते हैं और वहाँ का जो भी प्रॉब्लम होता है रिस्पेक्टिवली उसको वो लोग सॉल्व करते हैं। ओके, फिर है द प्रिंसिपल मैथड्स ऑफ साइकोलॉजी दैट यू विल लर्न इन दिस कोर्स शुड मेड यूज ऑफ इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ इन रिलेशन ऑफ अदर्स। तो आपने इस चैप्टर में साइकोलॉजी के बारे में जो भी सीखा, उससे आप खुद को भी समझना आपको आना चाहिए, आप खुद को एनालाइज करके समझना सीख सकते हो, और साथ में आपका दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी समझने में और बेहतर करने में साइकोलॉजी मदद करेगा। और साथ में वेरी ऑफन यहाँ पे एक्चुअली में एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट एक नया है जिसका नाम है डिफेंसिव बिहेवियर। सो वेरी ऑफन सम ऑफ अस थिंक वेरी हाईली ऑफ आवर सेल्फ एंड any feedback that contradicts our opinion about ourselves is rejected because we engage in what called a defensive behavior। तो बहुत बार हम अपने आप को बहुत बड़ा सोच लेते हैं और कुछ भी लोगों का ओपिनियन हो, जो अपने ओपिनियन से, कुछ भी लोगों का फीडबैक हो, बात हो जो कि हमारे ओपिनियन से कंट्राडिक्ट करता है, मतलब डिफर करता है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम तब एक डिफेंसिव मोड में आ जाता है, डिफेंसिव मोड में आ जाता है, और उस तरीके के बिहेवियर को हम कहते हैं डिफेंसिव बिहेवियर। और यही पे आपका जो चैप्टर है वो अंत होता है। आप अपने बिलव्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए पीडीएफ को अवेल करने के लिए। सो दैट इज़ इट। आपको मेरे से अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना है सोशली, तो ये रहा मेरा इंस्टा ID प्रेयसी सूत्रधर। दैट इज़ इट, हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करूँगी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। अब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं बहुत कुछ डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम, और साथ में अब हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस नेक्स्ट लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो। और देखो, मैं चाहती तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैप्टर को वन शॉट में 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म कर सकती थी, या फिर उससे भी कम टाइम में, बट मैं चाह रही हूँ कि नया क्लास, नया चैप्टर, पहला चैप्टर आप बहुत ही स्क्रैच से ख़त्म करो, इसलिए मैंने पूरा डिटेल तरीके से इस चैप्टर को आपको पढ़ाया और ख़त्म करा। तो आप मुझे फीडबैक दो कि कैसा रहा ये चैप्टर 1। मैंने तुरंत ख़त्म करा जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हो और बाकी नेक्स्ट क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।